ड्रग लग चुकी है तो उसे छुड़ाने के लिए आपको बहुत ही संजीदगी से आपको काम करना पड़ेगा। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप देखें वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस सोसाइटी में है। अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं, वो उसकी ग्रिप में जब आ जाते हैं तो उनका हाथ कैसा हो जाता है। आने वाली जनरेशन जो है वो तबाह हो रही है, तो मेरे पड़ोस का बच्चा अगर तबाह होगा तो मेरा भी हो जाएगा। अक्सर जब बोलते हैं तो समाज की दिशा भी बदल जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है रुचि और आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं डोगरी भाषा के जाने माने कवि और नाटककार श्री मोहन सिंह जी। और इससे बेहतर मोहन सिंह जी का क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है कि 2023 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। मोहन सिंह जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। मोहन सिंह जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कविता और नाटक की दुनिया में आपकी शुरुआत कैसे हुई है? देखिए, शुरुआत मैंने जैसे जैसे होता है, अक्सर होता है बचपन में नहीं, अब जवानी में, ना जवानी की दहलीज पे थे और ना लड़कपन में, तो एक शौक जागा के नाटक में काम किया जाए। तो नाटक कहीं से जुगाड़ वगाड़ करके, कहीं से वो जान पहचान करवा के रामलीला में घुसे। तो रामलीला में छोटे मोटे रोल करना शुरू किया और उसी समय छुटपुट कुछ लिखने का कविता के माध्यम से, और क्योंकि नाटक से जुड़ चुके थे, रंगमंच से जुड़ चुके थे, तो रंगमंच के दूसरे जो नाटक हैं वहाँ दूसरे लोगों से जान पहचान हुई और कविता के साथ साथ नाटक लिखना भी शुरू हुआ और नाटक खेलना भी शुरू कर दिया। तो बस ये है कि शौक था, एक अच्छे लोग मिल गए, उनकी गाइडेंस मिली, अच्छा साथ मिला, तो बस चल पड़े। यही शुरुआत है और ये अर्ली 70s की बात है। मोहन सिंह जी, आपकी अधिकतर रचनाएं डोगरी भाषा में ही हैं, तो डोगरी भाषा से आपका इतना लगाव क्यों है? और आपको क्या लगता है कि लैंग्वेज, आर्ट, कल्चर, इनकी मदद से नशे जैसी प्रॉब्लम से कैसे दूर रहा जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि डोगरी मेरी मातृभाषा है जी। मेरी ही नहीं, डुग्गर प्रदेश के सभी लोगों की भाषा जो है, मातृभाषा है, वो डोगरी है। और डोगरी, पहली बात तो ये है कि हालांकि अपनी चीज़ हर एक को प्यारी होती है और ख़ास करके माँ तो बहुत प्यारी होती है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि डोगरी भाषा जैसी मधुर मीठी ज़ुबान आपको कहीं नहीं मिलेगी। हालांकि हमारा जो भारत है बहुत समृद्ध है भाषाओं के लिहाज से, हर इलाके की, हर क्षेत्र की भाषा बहुत अच्छी भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि दावे के साथ कह सकता हूं कि डोगरी आप सुनेंगी और डोगरी अगर आप बोलने की कोशिश करेंगी तो आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल अपनी और इतनी घुली मिली सी, इतनी मधुर। पद्मा जी ने कहा भी है, बिछड़ी ये डोगरे नहीं बोल ली थे खंड मिठे लोग डोगरे। और मुझे लगता है कि ये खंड मिठे लोग डोगरे वाली बात जो है ना, ये सब लोगों ने ऐसे आत्मसात कर ली है कि हमें अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलता, वो खंड मिठे के चक्कर में ही हम घूमते जा रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि मेरी अपनी भाषा है, मातृभाषा है, तो इसलिए मैंने अपने लेखन को, अपने एक्सप्रेशन को अपनी भाषा में, जितनी अच्छे तरीके से आदमी कह सकता है, दूसरी भाषा, अर्जित की हुई भाषा, सीखी हुई भाषा में नहीं कह सकता। तो ये कारण है कि मैंने डोगरी को चुना। हालांकि ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जब कहीं बाहर बड़ी स्तर की मैगजीन्स वगैरह वो कहते हैं तो हिंदी में भी लिखते हैं, कुछ छुट-फुट जमा जोड़ करके अंग्रेजी में भी लिख लेते हैं, लेकिन डोगरी में लिखना जितना सहज और अच्छा लगता है, इतना दूसरी किसी भाषा में नहीं लगता, क्योंकि मेरी भाषा है। जी जी। तो मोहन सिंह जी, बताइए कि क्या आपने आज तक नशे पर कोई कविता या कोई नाटक लिखा है क्या? देखिए, नशे पे कविता या नाटक की जब बात आती है, क्योंकि इन दिनों बहुत ये विकट समस्या जो है हमारे समाज में फैल चुकी है। आज से 20, 25, 30 साल पहले की बात हम करें तो ये 90s, अर्ली 90s की बात है। जैसा मैंने पहले कहा कि रंगमंच से, फिल्म से, टेलीविज़न से जुड़ाव होने के कारण यहाँ दूरदर्शन के लिए हमने एक नाटक नहीं, सीरियल किया। 7-8 एपिसोड का वो था,
यहाँ क्योंकि छोटा स्टेशन है तो बड़े लंबे सीरियल्स के लिए यहाँ गुंजाइश नहीं थी। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ, जिन जिन लोगों ने वो देखा है, नशा नाम था उसका, और वो नशे पे ही आधारित था कि नशा जो है और ख़ास करके ड्रग्स जो हैं, हालांकि उन दिनों यहाँ ये आम चलन नहीं था और ना ही इस तरह की कोई समस्या थी कि नशे की वजह से, ड्रग्स की वजह से हमारे समाज के, डोगरा समाज के लोग असरअंदाज हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कोई लगता था कि कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो वो हमने जब सीरियल बनाया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक का वो बेस्ट सीरियल जम्मू दूरदर्शन के लिए रहा है, जिसको जब वो उसकी सिग्नेचर ट्यून बजती थी तो सब के सब चैनल उधर कर लेते थे, सब उसे देखते थे, बैठते थे कि हाँ नशा आने वाला है, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, औरतें क्या, और उसकी व्यूइंग बड़ी है और आज तक वो याद किया जाता है। और उसका जो मैसेज था वो बड़ा कमाल का था कि इसकी वजह से कितने अच्छे लोग थे, अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं, वो उसकी गिरफ्त में जब आ जाते हैं तो उनका हाल कैसा हो जाता है, और हमारे समाज के लिए ये कितना बड़ा खतरा है, कितनी बड़ी ये समस्या जबकि नहीं थी। ये तब की बात मैं बता रहा हूँ, जबकि अब बहुत बड़ी समस्या है, विकट समस्या है। अब तो इस पे बहुत काम होना चाहिए और वार फुटिंग पे होना चाहिए, लेकिन हो भी रहा है। लेकिन जो जिस तरह से होना चाहिए, जिन लोगों के पास हमें पहुंचना चाहिए, जो अफेक्टेड लोग हैं, जिनके घर तबाह हो रहे हैं, क्या हम उन तक पहुंच पाए हैं? क्या उनको हम समझा पाए हैं, उनको मोटिवेट कर पाए हैं? मुझे लगता है कि इस बारे में और इसलिए इस मुहिम में हमें वार फुटिंग के लेवल पे शामिल होना चाहिए। लेकिन अंदर से बात जो निकले, वो होती है कि हमें लगता है कि ये समस्या है और इस समस्या को दूर होना चाहिए। उसके लिए हम अपने आप किस तरह से काम कर सकते हैं, ये बातें होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए कि आपकी नज़र में जो युवा है उसे थिएटर से जोड़ने का सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है? बहुत सी बातें हैं, बहुत से तरीके हैं, बहुत से उपाय किए जा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें ईमानदाराना तरीके से इस समस्या को समझना होगा। इस समस्या को सिर्फ समस्या बना के लोगों भाषण करना, सेमिनार करना या पेपर में दे देना, यहाँ तक बात रहेगी तो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे हम जो लोग अफेक्टेड हैं। पहली बात तो ये है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो वो कॉर्नर तलाशने होंगे जो अफेक्टेड हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ उनको कंसोल किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए। लेकिन जो तस्कर हैं, जो सप्लायर हैं जी, उन पे कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल। ये नहीं कि जो कंज्यूम कर रहा है उसे पकड़ा, बिठा दिया, उसके माँ बाप भी आए, छुड़ा के ले गए या नहीं भी छुड़ा के जा केस, वो नहीं। वो जो अफेक्टेड है ये देखना पड़ेगा कि उसको कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है। एक्सप्लॉइट कर रहा है जो तस्कर है, जो सप्लायर है, जो उससे पैसा बना रहा है। जो उससे पैसा बना रहा है वो सिर्फ उसका नहीं, वो हमारे देश का भी दुश्मन है। वो हमारी देश की नस्ल को, उस युवा पीढ़ी को तबाह कर रहा है। तो उस पे जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हमने रोक लिया। और प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी होगी। इस सिलसिले में कानून है, उन कानून जो कानून है उनको इंप्लीमेंट करने की बात है सख्ती से। और सिर्फ बोले ना, उसे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, उसकी रूट्स को उखाड़ने के लिए हम कोई सख्त और जिसे कहते हैं कि कारामंद उपाय करें। और उसके बाद जो लोग इफेक्टेड हैं, अब तो रिहेबिलिटेशन सेंटर भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, वहाँ भी प्रॉपरली उनको ट्रीटमेंट हर जगह नहीं मिलता। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे खराब हैं, उन पे भी नज़र रखी जाए। और ये काम भी प्रशासन का है, ये भी प्रशासन ही कर सकता है कि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर जो हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरी और तीसरी बात कि जो बच्चे अफेक्टेड हैं उनको ज़रूरत है आपके सहानुभूति की। जी,
ना कि आपके दबाव की, क्योंकि वो उस गिरफ्त में आ चुके हैं। हम बहुत पहले जब बचपन में सुनते थे, कहते थे कि अफीम जो है, अफीम का नशा एक बार अगर इसकी लत लग गई तो वो छूटती नहीं है, तो वो आदमी कांपता है, ऐसे करता है। और कभी उस जमाने में लाइसेंस हुआ करते थे अफीम के, जो लोग जिनकी लत लग चुकी थी उनको गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती थी कि अब इसे अफीम अब चाहिए। तो मतलब अफीम जब लग चुकी है, ड्रग जब लग चुकी है, तो उसे छुड़ाने के लिए आपको बहुत ही संजीदगी से और बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। अब रूड तरीके से काम करेंगे, वो बच्चा जो है वो सुधरने की बजाय ज़्यादा बर्बाद या हो तो जाएगा। खुदकुशी की तरफ चला जाएगा और या कुछ और कुछ कर बैठेगा। क्राइम भी इससे पनपता है, निकल रहा है। तो क्राइम को रोकने के लिए, बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए, जो बिगड़ चुके हैं उनको सहानुभूति की ज़रूरत है, जो नहीं बिगड़े हैं उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, उनको समझाया जाए, उनको अच्छे संस्कार दिए जाएं। स्पोर्ट्स क्लब हों, बिल्कुल। वहाँ जाएं, लाइब्रेरीज हों, बच्चे पढ़ें, बच्चे खेलें, बच्चे ये मोबाइल को छुड़ाया जाए, मोबाइल की लत छुड़ाई जाए और चेक किया जाए बाकायदा हर पेरेंट्स को। ये नहीं कि माँ बाप की ड्यूटी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है कि मैंने पैसे दे दिए, इसको चाहिए थे पैसे दे दिए। नहीं, वो पैसे मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? हमें 2 रुपये नहीं देते थे, 4 आने नहीं देते, 2 रुपये बहुत बड़ी बात है, 4 आने नहीं, 4 आने मांगे, क्या क्या करने हैं, क्यों चाहिए भाई, किस लिए चाहिए? 15 सवाल हम मांगते हुए डरते थे कि हम अब पैसे मांगेंगे तो ये 15 सवाल पूछेंगे, तो 15 सवाल हमारे पास जवाब नहीं है। 4 आने हमें किसके लिए चाहिए? तू सिगरेट तो नहीं पिएगा, तू ये तो मिठाई चाहिए मैं ला के देता हूँ, फ्रूट चाहिए मैं ला के देता हूँ, तो फिर किस लिए चाहिए? ये क्यों नहीं पूछा जाता? बच्चा 10 मांगता है, आप 500 का नोट देते हैं, ले बेटा कोई बात नहीं, क्योंकि आपको समाज में अपनी पोजीशन बहाल करनी है। एक मेरे बाप ने इसके बाप ने इसको 500 रुपया दिया दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, और वो 500 का क्या इस्तेमाल करेगा आपको पता है? नहीं पता है, आपने पूछा नहीं। अकाउंटेबिलिटी नहीं है बच्चे के साथ भी। जब तक वो ग्रोन अप ना हो जाए, जब तक वो अपना नफा नुकसान सोचना ना शुरू कर दे, तब तक आपकी ड्यूटी बनती है कि आप देखें वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस सोसाइटी में है, क्या उसने पूरी दिन में काम किया। ये कौन देखेगा? ये प्रशासन नहीं देखेगा, ये आपको देखना है, ये बच्चों के माँ बाप को देखना है। दूसरी बात बहुत दफ़ा देखने में ये भी आया है कि किसी ने कह दिया भाई दी वे कि भाई मुझे लगता है कि आपका बच्चा कुछ गड़बड़ है, वो थोड़ा ऐसे, तो हो सकता है आप बच्चे की तरफ देखने की बजाय उससे लड़ें कि तू मेरे बच्चे को बदनाम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी सोचना पड़ेगा कि क्यों भाई, अगर वो बता रहा है देख तो लो, चेक तो कर लो क्या हो रहा है, हो सकता है वो ठीक ही कह रहा हो, बिल्कुल। और अगर वो ठीक नहीं कह रहा है फिर उसको कहो कि तू हमारे बच्चे को बदनाम कर रहा है। लेकिन ये पहली नज़र में तो आप देखिए ये सारी बातें हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझनी होगी। और सबसे बड़ी बात जो है, जितनी भी फैशन के तौर पे हो सकता है उनको मेरी बात बुरी लगे, ये एनजीओज बन चुकी हैं। एनजीओज का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो पोस्टर प्रदर्शनी करें या एक जुलूस निकाल लें। उनको चाहिए कि उनके एरियाज में जो लोग इफेक्टेड हैं वहाँ जाके उनको कंसोल करें, उनको काउंसलिंग करें, उनको समझाएं और उनको अडॉप्ट करें कि हाँ हम इनको 6 महीने साल के लिए, ये बच्चा जो है जब तक सुधरेगा नहीं हम इसके साथ हैं, तब बात बनती है। हमने देखा है वो जा रहे हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में गए, ठीक होके आ गए, 6 महीने के बाद फिर से वो शुरू कर दिया उन्होंने पूरी तरह। मतलब ना तो माँ बाप कंट्रोल कर रहे हैं, ना वो सेंटर वाले कंट्रोल पूरी तरह से कर रहे हैं, ना प्रशासन ही पूरी तरह से उनकी तरफ देख पा रहा है। ये बातें हैं। तो स्कूल कॉलेज में बच्चों को आर्ट से जोड़कर कैसे ड्रग अब्यूज जैसी समस्या से दूर किया जा सकता है? देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि स्पोर्ट्स से उनको जोड़ा जाए, संस्कृति जो है, हमारे संस्कार जो हैं और हमारी भाषा जो है, हमारी मिट्टी जो है, उससे जोड़ा जाए। देखिए हमारा उसमें कसूर है, हमारा कसूर ये है कि हमने शुरू से ही उनको ख्वाब दिखाए विदेशों के, ये बड़ा होके अमेरिका जाएगा, ये लंदन जाएगा, ये दुबई जाएगा, ये करेगा। हमने उनको अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने देश, अपनी मिट्टी के प्रति वो जो गौरव होना चाहिए वो नहीं सिखाया।
संयुक्त परिवारों में लोग हम रहते थे, सब लोग रहते थे। बड़ी बूढ़ियाँ जो हैं वो थोड़ा टिप्पणी भी करेंगी, मना भी करेंगी, ये क्या कर रही है, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये हो रहा है। तो वो टोका-टाकी सारी खत्म हो गई। बिल्कुल। टोका-टाकी खत्म होने की वजह से वो सारा का सारा, बहुएं तो आज़ाद हो गईं, वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने बच्चों की तरफ देखना भी बंद कर दिया। बिल्कुल। मतलब वो तो उन्हीं को देखना है ना, वो जब नहीं देखेंगे तो कैसे होगा। बाहर जरूरी नहीं है कि वो हर व्यक्ति ड्रामा करे, हर व्यक्ति गाए, हर व्यक्ति नाचे। घरों में भी हमारे ऐसा माहौल रहा था। इकट्ठे बैठे हैं, इकट्ठे खाना खा रहे हैं, एक साथ बैठे हैं, कभी कोई फंक्शन हो रहा है, गीत वीत चल रहे हैं, ये सारा असर होता था। वो बच्चे देखते थे, हमने भी वही देखा है। ये इतना इफेक्टिव मीडियम है कि आप हैरान हो जाएंगे। हम लोग नुक्कड़ नाटक करते रहे, कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं था। गांव की इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, कहते थे हमारी भी ये समस्या है यार, हमें बताओ ये कैसे करें, आपसे पूछते हैं। ये बातें जो हैं, और जो सेमिनार हों, रेगुलर सेमिनार भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन सेमिनार भी कहाँ हों? उस पब्लिक के बीच में जहाँ जो अवेयर नहीं हैं, और उनको बिल्कुल सिंपल, जैसे जो वो समझ सकते हैं। और उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि उनकी भाषा, जो लोकल भाषा है, डोगरी भाषा है, उनको उनके साथ, और उनको लगे कि ये तो अपने लोग हैं, बिल्कुल। ये कहीं से नहीं आए, इनको कुछ नहीं, ये तो अपने हमारे लोग हैं, ये हमारे जो बात समझा रहे हैं, इनकी बात सुननी चाहिए। इस तरह से ऐसी एफर्ट्स की जाएंगी, और डोगरी के गीत हों, डोगरी के नाटक हों, डोगरी के सेमिनार हों, और गांव-गांव में हों, तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि जो सिविल सोसाइटी है गांव की, जो लोग हैं वो जागृत होंगे, और बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान हो सकता है। आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं सर, तो ड्रग अब्यूज जैसी सोशल प्रॉब्लम को टैकल करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? चुनौतियां तो हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो लोग समझकर भी समझना नहीं चाहते, उनको कैसे समझाया जाए। हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, जितना भी है, चाहे वो गांव में है चाहे शहर में है, वो सब इन बातों को जानता है, समझता है, लेकिन समझना नहीं चाहता। वो कहता है कि मुझे क्या भाई, इसमें मेरा क्या है। जबकि ये काम जो है, ये एक सामूहिक साझा काम है कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो तबाह हो रही है। तो मेरे पड़ोस का बच्चा अगर तबाह होगा तो मेरा भी हो जाएगा। ये हमें ऐसा सोचना चाहिए, लेकिन वो सोचने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। उनको कैसे समझाया जाए, सबसे बड़ी चुनौती है। हमें भी अपना मूल्यांकन भी करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। सारे के सारे जो लोग इस समस्या को, क्योंकि ये बहुत ही विकट समस्या है, इसलिए हमें अपनी समस्या के तौर पे, जैसे हम अपनी समस्या निपटाते हैं, इस तरह से जब हम सारे सोचें, सारे हम दूसरे पे उंगली ना उठाएं, ये ना कहें कि तू ठीक हो जा, हम ये कहें हम ठीक हो जाते हैं, चलो तुम भी कोशिश करो यार, तो फिर ये बात बनेगी। ये समस्याएं हैं। आपकी नज़र में क्या नशा करने वालों को क्या एक दोबारा मौका मिलना चाहिए? देखिए, मैं ये पहले कह चुका हूं कि जो नशा करने वाले हैं, उनको सुधारने के लिए आपको उनके सिंपैथाइजर बनना पड़ेगा, उनको सहानुभूति की जरूरत है। नशा बेचने वाले जो हैं, उनको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं, जो करते हैं, जो कर रहे हैं, उनको तो सुधारना है ना आपने, हम सब ने मिलके। उनको सजा की जरूरत नहीं है, उनको सहानुभूति की जरूरत है। अगर कोई आज का युवा ड्रग अब्यूज से बाहर निकलना चाहेगा तो उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसे बाहर आना चाहिए। उसे हम ये कहते हैं कि वो उसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए इस लत को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये लत उसे ही नहीं, सिर्फ उसे नहीं तबाह करती है, उसके परिवार को तबाह करती है, देश को तबाह करती है, उसके समाज को तबाह करती है। वो एक आदमी कितने लोगों से जुड़ा हुआ है, कितनी कड़ियों से साथ जुड़ा हुआ है, ये सारी की सारी उनको तबाह करती है। इसलिए वो उनको अपनी खातिर नहीं तो उनकी खातिर, अपने बहन भाइयों की खातिर, अपने माँ बाप की खातिर, अपने समाज की खातिर, अपने ताऊ चाचा की खातिर, वो अपने किसी की खातिर वो इस लत को छोड़े और इस समाज की बेहतरी के लिए काम करे, ताकि लोग उसे याद करें। तो आज की युवा पीढ़ी को आपका आखिरी संदेश क्या होगा? युवा पीढ़ी अगर ठीक होगी तो उनका घर ठीक होगा, उनका मोहल्ला ठीक होगा, उनका समाज ठीक होगा, उनका देश ठीक होगा, और उन पे लोग गर्व करेंगे।
अगर युवा पीढ़ी नहीं ठीक होगी, संदेश तो सीधा है, उनको अपनी एनर्जी जो है वो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। और अच्छे काम एक नहीं है, बहुत से हैं। ये नहीं कि मैं जब आप उनको बताएं कि ये अच्छा काम है। किताबें हैं, देखिए किताबों से बेहतरीन दोस्त कोई नहीं है। आप बिल्कुल। आपके पास कोई है, नहीं है, किताब आपके पास है तो आप अकेले नहीं हैं। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे माहौल में रहें। नशे की वजह से और माफ करना, ये अकेलेपन की वजह से हमारी युवा पीढ़ी थोड़ी उग्र भी हो चुकी है। बिल्कुल। उसको वो शांत हो और शांत होके अपना काम करे। उनको भी अपनी बेहतरी के लिए ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी। तो जब समझेंगे तो हमारा सब कुछ युवा पीढ़ी पे सारा निर्भर करता है, बिल्कुल। सब कुछ ठीक होगा। और ये नशा क्या है, कई कई जो मलामतें हैं वो उनको भगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। युवा पीढ़ी अगर बिल्कुल दृढ़ निश्चय से आ जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे साथ इतनी अच्छी बातें शेयर करी। खास तौर पर युवाओं को आपने मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि कैसे नशे से दूर रहकर वो एक अच्छी और एक बहुत खूबसूरत जिंदगी जी सकें।